हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट की। और आज की जो वीडियो है इसमें हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। और भारतीय काव्य शास्त्र मैंने स्टार्ट करवा रखा है, उसी की हमारी क्लास नंबर 7 रहने वाली है। और TGT PGT एस्टेट के लिए मैंने हिंदी साहित्य भी लगभग संपूर्ण करवा दिया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का पद्य खंड तक मैंने बिल्कुल संपूर्ण करवा दिया है। जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो वो प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें लगभग 65 प्लस वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो एक ही जगह पर हिंदी साहित्य और भारतीय काव्य शास्त्र यानी कि एस्टेट की सारी वीडियोस आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। तो आज क्लास नंबर 7 रहने वाली है। ये स्पेशल भारतीय काव्य शास्त्र की क्लास है। भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहले जो विभिन्न आचार्य थे जिन्होंने काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ लिखे, तो हमने वो सारे आचार्य पढ़े। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कि काव्य लक्षण। तो काव्य लक्षण मैंने आपको बताया कि संस्कृत आचार्यों ने काव्य के कौन से लक्षण बताए हैं, हिंदी कवियों ने कौन से लक्षण बताए हैं। तो ये सारी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ। आप चैनल पर जाएं, भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट में भी ये सारी वीडियोस मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो आज की वीडियो जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। एस्टेट, HPSC स्क्रीनिंग, UGC नेट और चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी टेट हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। वैसे अगर देखें तो अधिकतर स्टूडेंट को ना काव्य शास्त्र से बहुत ही डर लगता है या बहुत ही टफ लगता है। जब मुझे भी लगता था, मैं तैयारी करती थी जब, क्योंकि जब हमने MA की तो MA मेरी डिस्टेंस से है और BA भी मेरी तो डिस्टेंस से है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। जब MA के पेपर दिए तो यहाँ वहाँ इधर उधर से कहीं भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया और मार्क्स ले लिए। लेकिन जब मैंने ठाना कि मुझे बनना तो असिस्टेंट प्रोफेसर था, और जब मैंने UGC नेट का पेपर देखा तो मैंने एक बुक खरीदी और तब से मैंने अपनी सेल्फ स्टडी करनी शुरू की। क्योंकि उस समय यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो मैंने काफ़ी बुक से पढ़ पढ़ कर और इन चीज़ों का मतलब समझा। जैसे कि आप ये मान लो कि अगर प्राइमरी के किसी एक बच्चे को अनार किसी ने सिखाया ही नहीं, अगर वो शुरू से सीखना चाह रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो मैं इसीलिए ना इसको आसान से आसान शब्दों में पढ़ाने की कोशिश करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हें एकदम से पढ़ते ही ना दिमाग में सेट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ है क्या। जैसे कि अब आपका जो डर है काव्य शास्त्र से वो हमेशा के लिए निकल जाए और एक अच्छा खासा कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में इसका बन जाए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। और अब हम पढ़ रहे हैं काव्य लक्षण। जैसे कि हम काव्य का शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे हिंदी व्याकरण को लेकर बताई थी मैंने कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सिखाता है। तो उसी प्रकार से जो काव्य का शास्त्र है वो हमें काव्य के बारे में पूरी नॉलेज देता है कि काव्य के लक्षण क्या होते हैं, काव्य क्यों लिखा जाता है, किस उद्देश्य से लिखा जाता है, काव्य का प्रयोजन क्या होता है, काव्य के जो तत्व हैं वो कौन से होते हैं, काव्य कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो ये सारा हम इस भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। 2 तरह के काव्य शास्त्र आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, एक भारतीय काव्य शास्त्र और एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में हम संस्कृत आचार्यों के मत पढ़ते हैं और हिंदी आचार्यों के साथ ही अगर वहीं पर बात करूँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, तो वहाँ पर हम अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों का जो मत है वो पढ़ते हैं। तो अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काव्य हेतु पढ़ेंगे। और हेतु जैसे कि इस मतलब अगर आपने इस शब्द का मतलब समझ लिया तो आपको काव्य हेतु पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। हेतु कहते हैं ना, जैसे कि आप बहुत ही आसान बात आपको बताऊंगे। जब हम छोटे थे या बड़े थे या 8th 10th तक जब हम प्रार्थना पत्र लिखते थे, तो प्रार्थना पत्र में जब हम विषय डालते थे तो सारे प्रार्थना पत्र को न पढ़कर अगर हम एक विषय पढ़ लेते थे कि छुट्टी या अवकाश हेतु, हम विषय लिखते थे कि अवकाश हेतु, यानी कि वो प्रार्थना पत्र किसके हेतु है, अवकाश हेतु। तो हेतु का मतलब आप क्या समझे यहाँ पर कारण,
कि किस कारण से अवकाश लिया गया है। अब यहाँ पर आप समझे कि काव्य हेतु का मतलब है कि काव्य किस हेतु लिखा गया है, किस कारण से काव्य लिखा जाता है, मतलब कारण क्यों लिखते हैं, काव्य क्यों लिखते हैं लोग। अब आप इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कारण कई कारण हो सकते हैं भाई। अब मैं कविता करना चाहूँ, हो सकता है मेरे अंदर ये प्रतिभा हो, या मैं हो सकता है मतलब या मेरे अंदर मतलब क्या हो। अभी मैंने आपको क्या बताया, किस कारण से, सॉरी, किस कारण से काव्य लिखा जाता है, तो इसका मतलब है कारण कई हो सकते हैं और अलग अलग लोगों के इसमें अलग अलग मत हैं कारण बताने के पीछे। कि जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं स्टूडेंट में से हो सकता है कोई अपने इंटरेस्ट के तौर पर लिखता हो सकता है कोई अपने कमाई के लिए लिखता हो सकता है किसी के अंदर प्रतिभा हो। प्रतिभा मतलब जिसके अंदर प्रतिभा का मतलब निपुणता, जिसमें निपुणता हो, या फिर हो सकता है जिसको पूरा ज्ञान और रस छंद अलंकार वगैरह का और उसके मन से स्वाभाविक तौर पर ही काव्य की रचना हो रही हो। तो मतलब कई कारण हो सकते हैं काव्य लिखने के, आप समझ सकते हैं, ठीक है। या प्रेरणा भी हो सकती है, किसी की देखा देखी भी कोई लिख सकता है, या किसी की कोई कविता सुन के आया, यहाँ पर किसी का कोई लिखा हुआ जो साहित्य था या काव्य थी या कोई रचना थी जिसे पढ़ने के बाद आपका मन भी ऐसा किया कि मैं भी लिखूं। और आपको बताऊं तो मेरा भी मन कई बार करता है कि मैं भी कुछ ना कुछ लिखूं, ठीक है। तो और मैंने काफ़ी कुछ लिखा भी है, लेकिन फिर वो मुझे थोड़ा सा समय का अभाव के कारण, और फिर मैंने ना सच बताऊं तो मेरे दिमाग में ये आया कि जैसे कि मैंने अपने जो हिंदी साहित्य के कवि हैं ना, वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे तो। फिर उनके विचारों का जब मैंने जीवन परिचय पढ़ा तो पता चला कि इनका जीवन तो ना बड़ा ही मतलब दुख में रहा है, अभाव में जिया है उन्होंने, पैसे की हमेशा से तंगी रही है। तो फिर मैंने ना इस पर क्रॉस मार दिया कि मैं अब नहीं लिखूंगी इसमें। और मैंने एक दिन तो स्कूल में बैठे बैठे हर एक पीरियड में, यानी कि लंच से पहले 4 पीरियड लगे और चारों पीरियड में मैंने एक एक कविता लिख डाली थी, ठीक है। तो मेरा काफ़ी मन करता था ऐसे ही एक बार, एक कारण बता रही हूँ मैं आपको। एक बार ऐसे ही शहीदी दिवस, शहीदी मतलब किसी शहीद की जो मूर्ति थी ना, उसका पर्दा हटाना था। मूर्ति का वो क्या बोलते हैं, अक्सर मुझे याद नहीं आ रहा, मूर्ति का स्थापना करनी थी या क्या थी, मतलब वो कोई शहीद हुआ था देश की, है नहीं, मूर्ति स्थापना थी किसी शहीद की। तो वहाँ पर एक प्रोग्राम था और सभी स्कूलों के बच्चे वहाँ पर आए हुए थे, तो मैं भी वहाँ पर गई थी अपने स्कूल के बच्चे लेकर। तो फिर मैंने वहाँ से जब मैंने वो सारा प्रोग्राम सुना तो आकर मैंने उसके ऊपर पूरा एक कविता लिख दी और एक पूरी रचना लिख दी थी, मतलब निबंध टाइप में। तो मतलब ये कोई प्रेरणा भी हो सकती है, कोई कारण भी हो सकता है, और किसी की प्रतिभा भी हो सकती है, किसी की व्युत्पत्ति भी हो सकती है, और कोई निरंतर अभ्यास से भी इस चीज़ को लिख सकता है, ठीक है। अब ये जो 3 शब्द मैं बोल रही हूँ, आप इन पर विशेष ध्यान दें, अभ्यास, व्युत्पत्ति और प्रतिभा। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको इन्हीं 3 चीज़ों के अर्थ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर इस टॉपिक में कुछ भी नहीं रहेगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट इसका क्लियर कर लेते हैं। अब मैंने तो आपको समझा दिया थोड़ा सा, अब आपको और समझ में आ जाएगा। काव्य या साहित्य के हेतु का सीधा अर्थ है, मतलब हेतु का सीधा अर्थ है काव्य निर्मिति के कारण, कि काव्य क्यों निर्मित किया जा रहा है, काव्य निर्मिति के कारण कि किस कारण से काव्य का निर्माण हुआ। निर्मिति का मतलब किस कारण से काव्य की रचना हुई, ये मतलब समझ सकते हैं। क्या कारण था कि काव्य लिखा गया। इन्हें ही साहित्य के प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। जीवन की भांति काव्य की मूलभूत प्रेरणाओं को निश्चित कर सकना कठिन है। जैसे कि हमारा एक हम मनुष्य हैं, हमारा जीवन है, तो हमारे जीवन की मूलभूत प्रेरणा कौन है,
जैसे कई बार हम निश्चित नहीं कर पाते कि हमारे मूलभूत प्रेरणा हमारे पीछे कौन है, तो इसी प्रकार से न काव्य की भी प्रेरणा को निश्चित कर पाना कठिन है। जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यंत प्राचीन काल से ही विचार होता आ रहा है, उसी प्रकार काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी आवश्यक हुई है। आप ये मत सोचना कि मैं इस प्रकार से, देखो हम सभी आचार्यों के मत पढ़ेंगे, फिर ये सिर्फ जस्ट मैं आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, तो उसी के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और ये पैराग्राफ पढ़े बिना आपका कंसेप्ट क्लियर भी नहीं होगा। तो मूल प्रेरणाओं के विषय में ना प्राचीन काल से विचार होता आ रहा है कि जीवन की मूल प्रेरणा क्या है। उसी प्रकार काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी आवश्यक हुई कि काव्य की प्रेरणा कौन कौन सी हो सकती है। इस विषय में एक मत की संभावना नहीं हो सकती। देखो, अब काव्य की प्रेरणा जितने लोग होंगे वो सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग आंसर करेंगे इस चीज़ का कि काव्य हेतु मतलब काव्य किस कारण से लिखा जाता। तो इसमें एक मत नहीं हो सकते सभी, क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से स्वयं कवियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। ठीक है, कुछ कवि, अब देखो ये कह रहा है कि अगर प्रेरणा की दृष्टि से हम कवियों को देखें तो उनके दृष्टिकोण में खुद बहुत अंतर है। कुछ कवि सौंदर्य उपासना से काव्य क्रम में परिवर्त होते हैं, मतलब कुछ लोग सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होकर क्या करने लगते हैं, काव्य क्रम यानी कि काव्य की सृजना करने लग जाते हैं। तो कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के अनुपम उपकरणों से, तो कुछ लोग प्रकृति की तरफ आकर्षित होकर और फिर काव्य रचना करने लग जाते हैं। किन्हीं को संगीत की स्वर लहरी या हिमाच्छादित शैल सुरंग और झरते हुए झरने काव्य की प्रेरणा प्रदान करते हैं। देखो, कह रहा है कि जो कवि है ना, उनका भी दृष्टिकोण अलग अलग है। कोई सौंदर्य उपासना के कारण काव्य कर्म करने लगते हैं, कोई प्राकृतिक सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होकर काव्य रचना करने लग जाते हैं। किसी को संगीत की अच्छी खासी नॉलेज होती है या उसका इंटरेस्ट होता है तो फिर वो रचना करने लग जाता है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो हिमालय पर्वत की शैल जो श्रेणियां हैं उनको देखकर, उनसे बहते हुए झरनों को देखकर और अचानक से उनके मन में कोई ना कोई स्वर मतलब स्फुरित हो ही जाता है, तो काव्य रचना करने लग जाते हैं। तो अलग अलग कारण है। और कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्हें स्त्री दर्शन के बिना काव्य स्फुरण होता ही नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि रीतिकाल के जो अधिकार कवि हैं वो इसी चीज से जुड़े हुए हैं। और पाश्चात्य कलाकारों में अधिकांश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी काव्य प्रेरणा अवैध प्रेम तथा मदिरा से प्राप्त की। मतलब जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की अभी मैं बात कर रही थी, तो पश्चिमी यानी कि अंग्रेजी साहित्य के जो कवि हैं ना, वो अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने अपना काव्य हेतु किसको बनाया, अवैध प्रेम संबंध थे उनके, तो जिसके कारण वो काव्य रचना करने लगे। और कुछ मदिरा से के कारण करने लगे। और अपनी काव्य प्रवृत्ति की रक्षा के लिए कुछ ने तो निसंकोच रूप से इन साधनों को अपनाया भी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कवि या कोई भी इंसान काव्य की सृजना या काव्य का निर्माण या काव्य की रचना क्यों करता है। ठीक है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आगे भारतीय काव्य शास्त्र में इन हेतुओं का अत्यंत वैज्ञानिक विवेचन हुआ। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में ये जितने भी हेतु बताए ना, इनके ऊपर काफ़ी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए और काफ़ी अत्यंत वैज्ञानिक विवेचन हुआ। वैज्ञानिक होता है कि किसी बात को जब हम तथ्य के साथ समझाते हैं, उसका मतलब उदाहरण देकर या तर्क देकर या तथ्य देकर उसको समझाते हैं, तो वह वैज्ञानिक विवेचन होता है। ठीक है, कुछ पाश्चात्य विद्वानों तथा आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मत भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अब हम देखते हैं भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के कुछ संपूर्ण महत्वपूर्ण काव्य हेतु इस प्रकार से हैं। तो अब देखते हैं संस्कृत आचार्यों की क्या मत है। अब आप ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर बार बार आपके यहाँ पर एक बात आएगी, जैसे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों शब्दों के अर्थ बताती हूँ ताकि आपको ये सभी के मत आसानी से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर, इसीलिए मैंने ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए चुना है। तो आप वीडियो को जमकर एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब देखो, प्रतिभा क्या होती है। कहेंगे ना, अरे उसके अंदर भाई प्रतिभा थी। मान लो किसी का IAS में सिलेक्शन हो गया
या कोई इंजीनियर बन गया, या कोई नीट में 720 में से 720 ले गया, आजकल रिजल्ट आया है ना तो वो काफ़ी चर्चा में है। 720 में से भाई कहेंगे प्रतिभा थी भाई बच्चे में, ठीक है, इंटेलिजेंट था जिसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिभा का अर्थ स्पष्ट करते हुए भट्टोत ने लिखा है, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी, नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मत, अर्थात नए नए विचारों का उन्मूलन करने वाली शक्ति प्रज्ञा ही क्या है, प्रतिभा है। मतलब जिसके मन में रोज नए नए कोई विचार आते रहते हैं, नए नए विचार जो है उन्मूलन मतलब करने वाली शक्ति, नए नए विचार पैदा करने वाली शक्ति अगर जिसके अंदर होती है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब एक तरीके से बुद्धि भी होता है, ठीक है। तो बुद्धि ही क्या, वो प्रज्ञा ही क्या है, प्रतिभा है, प्रतिभा है। रुद्रट के अनुसार स्थिर चित्त में अनेक प्रकार के वाक्यार्थों का स्फुरण करने वाला गुण ही प्रतिभा है। कुंतक ने इसे पूर्व जन्म का संस्कार कहा है, तो महिम भट्ट ने कवि का तृतीय नेत्र माना है। अब देखो प्रतिभा क्या है, प्रतिभा के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग है। पहले तो आप प्रतिभा का मतलब समझें कि जो नए नए विचार करने वाले, नए नए विचारों को उत्पन्न करने वाली जो हमारी बुद्धि है या हमारी जो प्रज्ञा है, उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा का मतलब समझ गए होंगे। तो जिसके अंदर, जिसके रोज नए नए दृष्टिकोण, किसी भी चीज़ को देखकर नए नए दृष्टिकोण उसके मन में आ रहे हैं, नए नए विचार किसी के मन में आ रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि वो तो लिखेगा ही लिखेगा। तो उसे काव्य का कौन सा हेतु हो जाएगा, प्रतिभा हो जाएगा, ठीक है। और रुद्रट ने क्या कहा, रुद्रट के अनुसार स्थिर चित्त में मतलब किसी व्यक्ति का चित्त स्थिर है, स्थायी है, तो उसमें अनेक प्रकार के वाक्यार्थों का मतलब वाक्य के अर्थों का मतलब पैदा होते रहते हैं। कुंतक ने क्या कहा कि जो प्रतिभा है ना वो पूर्व जन्म का संस्कार होती है। इसके साथ ही महिम भट्ट ने ये कहा कि तीसरा नेत्र है, मतलब दो आंख तो सबके पास है, तो दो आंखों से कोई व्यक्ति किसी चीज को नहीं देख रहा, लेकिन जिसके पास तीसरी नेत्र है मतलब जिसके अंदर प्रतिभा है, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है उस चीज़ को देखने के लिए, और कोई ना कोई वो चीज़ उसके ऊपर लिखता ही लिखता है, ठीक है। तो प्रतिभा आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है व्युत्पत्ति या निपुणता। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद समझे होंगे आपने, उसी प्रकार से वही शब्द है व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो इसमें निपुणता भी आप कह सकते हैं। जैसे कि रुद्रट ने व्युत्पत्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, छंद, व्याकरण, कला, लोक की स्थिति, पद तथा पदार्थों के विशिष्ट ज्ञान से उचित अनुचित विवेकपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ही व्युत्पत्ति है। मतलब निपुणता, निपुणता से समझे आप व्युत्पत्ति को, आप क्या समझे, निपुणता समझे। निपुण का मतलब अरे ये कार्य करने में निपुण है, मतलब ये कार्य करने में वो कुशल है। मतलब जिस व्यक्ति को छंद, व्याकरण, कला, लोक, पद आदि चीज़ों के बारे में ना वो निपुण होता है, तो फिर भी वो काव्य रचना करने लग जाता है। आप इसे ये समझे बस आसानी से। आचार्य मम्मट ने इसे निपुणता कहा है। इसके अनुसार लोक शास्त्र के अध्ययन, और ये छोड़ दे आप, सिर्फ मैं आपको ये समझा रही हूँ। व्युत्पत्ति का मतलब आप निपुणता से समझे। कोई चीज, कोई व्यक्ति किसी कार्य में निपुण है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कार्य उससे स्वतः हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रतिभा समझी, और अभ्यास तो आप सभी समझते ही हैं, प्रैक्टिस है इसका मतलब। किसी कार्य को हृदयंगम करने तथा उसमें प्रवीणता हासिल करने के लिए किया जाने वाला निरंतर प्रयास ही क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। मतलब करत करत अभ्यास के रसरी आवत जात है ना, करत करत अभ्यास के सिल पर परत निशान, मतलब बार बार अभ्यास करने से सिल पर भी क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है, पत्थर पर भी। तो वही बात है कि बार बार अभ्यास करने से भी व्यक्ति फिर काव्य रचना करने में क्या हो जाता है, पारंगत हो जाता है। समाधि अथवा अवधान, स्थिर चित्त से किसी कार्य को संपन्न करना या मन के एकाग्रता की स्थिति क्या कहलाती है, समाधि कहलाती है। कोई व्यक्ति अगर समाधि में लीन हो जाता है, मतलब सांसारिक जो मोह माया है या सांसारिक बंधनों से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो उसका चित्त जो है ना वो स्थिर हो जाता है एक जगह पर, तब भी काव्य का कारण, काव्य की उत्पत्ति हो सकती है।
तो ये तीनों चीज़ें आपने समझी। अब हम फटाफट इन सभी जो विद्वानों के मत कर लेंगे और कौन कौन सी बातें आपको अपने नोट्स में शामिल करनी है वो भी हम अब देखते जाएंगे। तो सबसे पहला आता है आचार्य भामा का। आचार्य भामा ने क्या कहा, इसमें है ना आपको क्या करना है, वही बात याद करनी, आचार्य भामा। तो मैंने अब पिछली बातें आप याद करें। सबसे पहले मैंने भरत मुनि पढ़ाया था, फिर आपको भामा पढ़ाया था। भरत मुनि का समय सीमा जो दूसरी शताब्दी थी और भामा की जो थी वो छठी शताब्दी थी, आपको याद आ गया होगा। और भामा का जो ग्रंथ था वो काव्य अलंकार था। तो यही बातें बार बार चलती रहेंगी। अगर हम शुरू में संप्रदाय पढ़ लेते ना तो शायद आप सारी ही बातें मतलब कुछ पूछते ही नहीं, आपको काव्य शास्त्र दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। तो काव्य अलंकार में भामा ने स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्थ हो सकती है। मतलब भामा ने अपने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में ये लिखा, अगर कोई जड़ बुद्धि है, आपने सीडीपी पढ़ी होगी, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट और पेडागोजी पढ़ी थी ना, जिसमें 0 से बुद्धि स्टार्ट होती है, 0 से 25 वाली जो थी जिसे जड़ बुद्धि कहते थे। तो कह रहा कि जो जड़ बुद्धि है ना, जड़ बुद्धि को आप मूर्ख भी कह सकते हो। तो जो जड़ बुद्धि वाला आदमी है ना, शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है। कब हो सकता है? जब वो गुरु अगर उसे उपदेश देता है तो। ठीक है। पर काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा कदा ही स्फुरित होता है। कह रहा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है तो यदा कदा मतलब जैसे तैसे अपने आप ही उसके हृदय से काव्य की रचना हो जाती है, काव्य उसके मुख से मुखरित हो ही जाता है। वे ये स्वीकार करते कि काव्य रचना के लिए व्याकरण, छंद, कोश, अर्थ, इतिहास, लोक व्यवहार, तर्कशास्त्र तथा कलाओं का मनन करना चाहिए। उन्होंने काव्य हेतु के 3 साधन माने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से लिखना है। पहला आचार्य, संस्कृत के आचार्य, पहला भामा। भामा का जो ग्रंथ है आपको ये भी लिखना है। और इस काव्य अलंकार में इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने काव्य हेतु के 3 साधन माने। कौन से 3 साधन माने हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और इन तीनों की परिभाषा मैंने आपको अभी समझाई थी। पर वे प्रतिभा को महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हैं। अब इस सारे पॉइंट में से ये सारी बातें तो आपकी समझने के लिए थी, लेकिन आपको नोट्स में लिखना एक ये चीज़ और एक ये चीज़ लिखना है और साथ में ये चीज़ लिखनी है। ठीक है। ये लिखकर फिर ये पूरी लाइन लिखनी है, ये आपको अपने नोट्स में डालना है। तो काव्य हेतु के लिए भामा ने 3 चीज़ माने, अभ्यास, प्रतिभा और व्युत्पत्ति। पर वे प्रतिभा को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। प्रतिभा किससे बना ये शब्द? प्रज्ञा से। और प्रज्ञा का मतलब होता है नित्य प्रति नए नए अन्वेषणों की उन्मूलन करना। ठीक है। आचार्य दंडी क्या है? दंडी क्या कहते हैं? अब दंडी मैंने आपको बताया था। और दंडी का जो अलंकार था, जो सारे ग्रंथ था, उसका नाम है काव्यादर्श। ये आपके बिल्कुल रटे से जाएंगे जब पढ़ेंगे जब। ठीक है। तो अपने काव्य दर्श में काव्य हेतु के बारे में जो मत प्रकट किया उसका शेष प्रकार है कि पूर्ववर्ती संस्कारों के रूप में अद्भुत प्रतिभा के विद्यमान न रहने पर भी यतन, सत्संग और अध्ययन से वाणी निश्चय ही किसी किसी पर कृपा करती है। दंडी ने 2 प्रकार की काव्य कोटियां स्वीकार की। देखो अब आप इसे समझ गए होंगे, जैसे कि इस बात को हम समझे ये सत्संग से। अब कबीर जो थे ना, कबीर बिल्कुल अनपढ़ थे और उन्होंने जो उसके मतलब सत्संग में बैठ बैठ कर ही उन्होंने क्या किया था, अपना सारा ज्ञान प्राप्त किया था। और कबीर का स्थान आप हिंदी साहित्य में आप खुद देख सकते हैं। ठीक है। तो दंडी का जो ग्रंथ था उसका नाम है काव्यादर्श। और काव्य हेतु के बारे में इनका क्या मत था कि पूर्ववर्ती मतलब जो पहले के संस्कार हैं उन्हीं के रूप में जो अद्भुत प्रतिभा के विद्यमान न रहने पर भी यत्न कर, मतलब किसी व्यक्ति के जो पहले के संस्कार है, मान ले उसके अंदर प्रतिभा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो यत्न करे मतलब प्रयत्न करे या किसी सत्संग में जाए या अध्ययन से वाणी निश्चित ही किसी किसी पर कृपा करती है। दंडी ने 2 प्रकार की काव्य कोटियां बताई, एक तो उत्तम और दूसरी कौन सी बताई? दूसरी आती है सामान्य।
अब उत्तम के अंदर इन्होंने क्या लिया, इसमें प्रतिभा, प्रयत्न और अध्ययन की आवश्यकता स्वीकार की। ध्यान से याद रखना, पहले भामा ने तो सिर्फ 3 ही माने थे, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, और इन्होंने प्रतिभा को सबसे महत्वपूर्ण माना था। दूसरा जो आचार्य दंडी का जो नाट्य ग्रंथ है, जो काव्य शास्त्र का जो ग्रंथ है वो है काव्यदर्श, और इसमें हेतु बताया इन्होंने 2 प्रकार से। काव्य को 2 कोटियों में इन्होंने बांटा, पहला उत्तम काव्य और दूसरा सामान्य काव्य। तो उत्तम काव्य होता है जिसमें प्रतिभा का मतलब मैंने आपको बता दिया था, या कोई प्रयत्न करे या अध्ययन की आवश्यकता स्वीकार की। अध्ययन की आवश्यकता का मतलब एक तरीके से अध्ययन से आप अभ्यास ही ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अभ्यास शब्द प्रयोग न करके क्या किया, अध्ययन शब्द को प्रयोग किया है। तो प्रतिभा, प्रयत्न और अध्ययन की आवश्यकता, ये 3 चीजें स्वीकार की उत्तम कोटि के काव्य के लिए। ठीक है, उसके बाद सामान्य काव्य के लिए इन्होंने कौन सी बात कही कि यह काव्य प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन, सत्संग और प्रयत्न द्वारा निर्मित कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति भी सामान्य रचना कर सकता है अगर वो निरंतर अध्ययन करे या सत्संग वगैरह में बैठे या फिर प्रयत्न करने पर। ठीक है, तो काव्य हेतु पढ़ रहे हैं ना आप, फिर से इस बात को, इस अक्षर को अपने दिमाग में रखना, किस कारण से लोग काव्य रचना करते हैं। तो अध्ययन, सत्संग, प्रयत्न, ये सारे काव्य हेतु हो सकते हैं। और कौन से काव्य हेतु बताए, सामान्य काव्य हेतु बताए। किसने, आचार्य दंडी ने 2 कोटियों में बांटा था काव्य को, कि एक तो उत्तम काव्य होता है और दूसरा सामान्य काव्य होता है। तो उत्तम काव्य के लिए इन्होंने प्रतिभा, प्रयत्न और अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार किया, और सामान्य काव्य के लिए इन्होंने इन चीज़ों को स्वीकार किया। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मैंने पूरा पुरजोर आपको मतलब प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और इनके अगर मैं काव्य की बात करूं, इनके ग्रंथ की बात करूं कि काव्य शास्त्र से संबंधित इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो वह है काव्य अलंकार सूत्र में काव्य हेतु पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने लिखा है, कवित्व बीजम प्रतिभानम, अर्थात प्रतिभा ही कवित्व का कारण है। देखो, इन्होंने भी प्रतिभा को प्रमुख माना है। प्रतिभा को मुख्य हेतु स्वीकार करने के साथ ही इन्होंने लोक व्यवहार, शास्त्र, शब्दकोश तथा एकाग्रता या अवधान का भी उल्लेख किया था। और अवधान का मतलब मैंने बताया था आपको, समाधि। ठीक है, अवधान का भी उल्लेख किया है। तो आचार्य वामन ने काव्य हेतु क्या बताए हैं, कवित्व बीजम प्रतिभानम, तो इन्होंने प्रतिभा को ही सबसे प्रमुख माना है आचार्य वामन ने भी। भामा ने 3 माने थे, अभ्यास, व्युत्पत्ति और प्रतिभा। ठीक है, इस प्रकार से वामन ने किस किस को माना, प्रतिभा को मुख्य हेतु स्वीकार किया, और उसके साथ साथ ही ये शब्द आपको याद रखने हैं, लोक व्यवहार, शास्त्र, शब्दकोश और एकाग्रता ये अवधान या फिर आप कहें समाधि। ठीक है, इन चीज़ों को काव्य हेतु के लिए प्रमुख माना है आचार्य वामन ने। और इसमें कुछ भी नहीं है, जब आप कोई भी किताब उठाएंगे ना तो आपको यही 4 अक्षर मिलेंगे, प्रतिभा और ये चीज़ें, ये बस ऐसा लिख देंगे आचार्य वामन, एक आपको 3 कॉलम बना देंगे आचार्य वामन या उनके ग्रंथ का नाम, और यहाँ पर काव्य हेतु बता देंगे और ये शब्द लिख देंगे, बस आपके नोट्स बन गए। उसके बाद आता है आचार्य जयदेव। तो आचार्य जयदेव ने वामन के मत का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि ज्ञान और अभ्यास प्रतिभा रूप बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के तुल्य है, अतः प्रमुख कारण प्रतिभा है। अब जयदेव ने भी काव्य हेतु में सबसे प्रमुख किसको माना, प्रतिभा को माना है। उसके बाद आगे आता है आचार्य रुद्रट। तो आचार्य रुद्रट ने किसको माना है, काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को स्वीकार किया। यानी रुद्रट ने भी यही तीनों माने हैं। कौन कौन से, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन 3 कारणों से ही काव्य की रचना होती है। ठीक है, प्रतिभा के स्थान पर वे शक्ति को काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं। मतलब प्रतिभा, ये 3 तो ये मानते हैं, लेकिन प्रतिभा के स्थान पर इन्होंने क्या, शक्ति को काव्य का प्रधान हेतु माना है। मतलब मुख्य कारण काव्य लिखने का किसको माना है, शक्ति को माना है। एकाग्रचित होने पर अर्थों का अनेक प्रकार से विस्फुरण मतलब
वो स्फुरित नहीं होता, जैसे अंकुरित होता है कोई चीज़, बड़ा होने लग जाता है फिर वो चीज़, इसी प्रकार से कविता का भी एक अंकुर सा ही फूटता है भावों से। ठीक है। तथा कमनीय पद स्वयं कवि के सामने परिभाषित होते हैं। जिस पदार्थ के द्वारा ये अपूर्व घटना घटित होती है उसी का नाम शक्ति है। तो समझ गए होंगे। उसके बाद आगे आता है डॉक्टर आनंद वर्धन। ये भी प्रतिभा को प्रमुख हेतु स्वीकार, लगभग सभी का आपको सेम मिलेगा, लगभग। तो आनंद वर्धन ने भी प्रतिभा को प्रमुख माना है। इनकी दृष्टि से प्रतिभा रहित कवि अनेक दोषों का उत्तरदायी होता है। तो आनंद वर्धन ने प्रतिभा को माना, और राजशेखर ने किसको माना है? शक्ति को प्रमुख काव्य हेतु माना है। अभी हमने आनंद वर्धन से पहले रुद्रट को माना था। वैसे तो रुद्रट ने ये तीनों स्वीकार के लिए प्रमुख रूप किसको दिया? प्रमुख स्थान शक्ति को दिया। आनंद वर्धन ने प्रतिभा को प्रमुख कारण हेतु माना, और राजशेखर ने शक्ति को काव्य हेतु माना है। समाधि तथा अभ्यास को उसका सहायक मानते हैं। अब जब आप राजशेखर के नोट्स बनाएंगे तो शक्ति को प्रमुख काव्य हेतु माना है, शक्ति के साथ साथ इन्होंने समाधि और अभ्यास को भी उसका सहायक माना है। तो ये अक्षर याद रखने बस, राजशेखर में शक्ति, समाधि और अभ्यास। राजशेखर ने प्रतिभा को दो भागों में विभाजित किया है, कार्यत्री और भावयत्री। कवि को काव्य क्रम में उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री, और काव्य स्वाद लेने तथा उसके गुण दोषों को समझने की शक्ति भावयत्री प्रतिभा कहते हैं। ठीक है। बस ये याद रख लेना कि राजशेखर ने प्रतिभा को दो भागों में बांटा, कौन कौन से? कार्यत्री और भावयत्री। अब कार्यत्री क्या होता है? जिसमें कर्म होता है, काव्य कर्म में उपकार करने वाली, उपकार का मतलब भलाई करने वाली प्रतिभा जो होती है वो कार्यत्री कहलाती है। और काव्य स्वादन मतलब काव्य का स्वाद लेना या आनंद लेना या रस लेना तथा उसके गुण दोषों को समझने की जो शक्ति होती है वही क्या होती है? भावयत्री प्रतिभा होती है। आगे आता है आचार्य मम्मट का। तो आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु के रूप में शक्ति, निपुणता और अभ्यास का सम्मिलित रूप स्वीकार किया है। तो आचार्य मम्मट के लिए तीन शब्द कौन से हैं? शक्ति, निपुणता और अभ्यास। इन तीनों को काव्य हेतु माना है। शक्ति को प्रतिभा का दूसरा रूप कहा है। काव्य शास्त्र तथा अन्य विधाओं के अनुशीलन में चातुर्य, निपुणता का है। ठीक है, ये याद रखने आपको ये तीन नाम। आगे आता है, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। आचार्य मम्मट का ये है मत जो है ना, समीक्षकों को मंजूर नहीं है, क्योंकि काव्य निर्मिति के लिए तीनों का सम्मिलित रूप आवश्यक होगा। तो यदि आदि कवि वाल्मीकि के मुख से बिना अभ्यास और निपुणता के काम मोहित क्रौंच के जोड़े को देखकर श्लोक निःसृत ही न होता, जो रामायण का प्रेरणा स्रोत बना। मतलब इसने काम मोहित क्रौंच पक्षी को देखकर, जोड़े को देखकर इन्होंने, इनके मुख से अपने आप स्वतः ही श्लोक निकल गया था। तो आप ये समझ रहे होंगे रामायण का प्रेरणा स्रोत। तो मतलब काव्य की प्रेरणा जो है ना कुछ भी हो सकती है भाई, काव्य का हेतु कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक विद्वानों के हमने मत पढ़े हैं, तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब काव्य हेतुओं का भावार्थ क्या है? तो प्रतिभा का भावार्थ मैंने आपको बताया। व्युत्पत्ति को निपुणता भी कह सकते हैं। व्युत्पत्ति से तो आप पजल्ड हो जाएंगे। आप व्युत्पत्ति या निपुणता याद रखना। निपुण का मतलब होता है कुशल, ठीक है, चतुर, अपने काम में सक्षम। ठीक है। अभ्यास भी आप जानते हैं। अब देखो पाश्चात्य काव्यों को भी मत है, लेकिन हम इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके उसमें नहीं पूछे जाते हैं। पाश्चात्य के अलग मत हैं। और अगला टॉपिक भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो मनोवैज्ञानिकों के मत भी दे रखे हैं भाई, कि किस हेतु कोई कवि कविता करता है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा काव्य प्रयोजन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसी प्रकार से। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक होगा काव्य प्रयोजन, और उम्मीद करती हूँ अभी तक आपने सभी जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं सभी के आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे। और ये वीडियो जो है मैं आज मतलब 31 दिसंबर की रात को इसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये अपलोड करूँगी मैं 1 जनवरी 2025 में। ठीक है। तो सभी को न्यू ईयर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि नए साल में आप इस वीडियो को देखेंगे
मैं इसको रात के समय रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आने वाला जो नया साल है आपके लिए बेहद ही सुख में हो, अपने सपनों को साकार करने वाला हो, और आप जी जान करके मेहनत करें ताकि आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।